विकास और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का फार्माकोलॉजी चैप्टर नंबर 2। इसके पहले हम चैप्टर नंबर 1 में पूरा डिटेल में कवर अप कर चुके थे। चैप्टर नंबर 2 में हम भी देखा जाए तो 2 लेक्चर ले चुके थे। ठीक है, कितने 2 लेक्चर हम क्या कर दिए थे, कंप्लीट कर लिए थे। आपको दिखा देते हैं, देखिए ये सारी चीज़ें हमने क्या कर लिया था, कवर कर लिया था। ये चैप्टर नंबर 2 में स्टेप इन्वॉल्व इन द न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन, इससे हम डिटेल में कवर अप कर लिए थे। और इसमें हम पहुँच चुके थे कोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में, इसे भी हम ख़त्म कर चुके हैं। आज हम देखने वाले एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या होती है, इसको डिटेल में इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए आपको यदि आप फार्माकोलॉजी में कोई भी टॉपिक यदि पढ़ते तो आपको इतनी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। देखिए सबसे पहले यदि मान लेते एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में आप पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपकी उसकी डिफिनेशन आपको अच्छे तरीके से डिफाइन करनी है। क्या डिफिनेशन आपको अच्छे तरीके से डिफाइन करनी है, फिर उसका क्या करना पड़ेगा, क्लासिफिकेशन, फिर मार्फोलॉजिकल एक्शन को आपको देखना पड़ेगा। मतलब इन 3 और उसके बाद 3 यहाँ पर दिया, इंडिकेशन, डोज और कंट्रा इंडिकेशन। मतलब इस 6 को आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा डिटेल में देखना पड़ेगा। मतलब ये चैप्टर नंबर 2 का सेकेंड लेक्चर है। ठीक है, इसी तरह से हम क्या करेंगे, पूरे लेक्चर को ऐसे धीरे धीरे खत्म कर देंगे। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये जो चैप्टर नंबर 2 खत्म होने के बाद कौन सा हम चैप्टर या कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करें, चाहे फर्स्ट ईयर में चाहे सेकेंड ईयर में। ठीक, तो चलिए अब सबसे पहले देखते हैं एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स होती क्या, इसके बारे में। देखिए आपके सामने लिखा एंटी कोलिनर्जिक ड्रग। प्लीज आप कोलिनर्जिक ड्रग्स नहीं देखे तो प्लीज उसे आप देख लीजिएगा, क्योंकि कोलिनर्जिक ड्रग्स का जस्ट अपोजिट तुम्हारे पास क्या हो गया, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले लिखा एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स होती क्या, इसे ध्यान से सुनिए। लिखा है एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स आर मेडिकेशन दैट ब्लॉक द एक्टिविटी ऑफ एसिटाकोलिन, ए न्यूरोट्रांसमीटर डेट कंट्रोल इनवॉलेंट्री मसल मूवमेंट एंड अदर बॉडी फंक्शन। कहने का मतलब क्या होता है, यानी एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स एक ऐसी ड्रग्स होती है जो हमारे पास एसिटाकोलाइन। अब एसिटाकोलाइन क्या होती है, ध्यान से सुनिए। एसिटाकोलाइन एक तरह का ठीक है, एक तरह का केमिकल होता है जो हमारे PNS से स्राव होता है, किससे, पेरीफेरी नर्वस सिस्टम से स्राव होता है। अब ये होते क्या है, जैसे मान लेते ये क्या रखा, जैसे मान लेते आपके सामने ये ठीक रिसेप्टर है और मान लेते हैं कोलिनर्जिक ड्रग्स इसमें आके बाइंड हो। बट एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स यदि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, एसिटाकोलाइन जो होती है, ठीक है, एसिटाकोलाइन इस पे लाके बाइंड हो, उसके पहले ही हम क्या कर देते, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स दे देंगे तो ये आके क्या करेगा, उससे बाइंड हो जाएगा। मतलब जो बाइंड एक्टिविटी थी किसकी, बाइंड साइड था किससे, एसिटाइकोलिन का, तो ये क्या करेगी, उस पे आके ये बाइंड हो जाएगी। यदि इस पे आके, ठीक, वो जो ड्रग्स है, जो मेडिकेशन है, वो आके क्या कर दी जाएगी, ठीक है, मेडिसिन जो है वो आके बाइंड यदि हो जाएगी तो एसिटाकोलाइन को ब्लॉक कर दिया जाएगा। क्या, उसकी एक्टिविटी को ब्लॉक कर दिया जाएगा। जो भी न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, यानी ट्रांसमिशन है, वो क्या करेगा, जा ही नहीं पाएगा। तो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स इसी तरह से काम करती है। अब देखिए क्या लिखा है, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग एक तरह की मेडिकेशन टू ब्लॉक द एक्टिविटी ऑफ एसिटाकोलाइन। एक्चुअल में ये जो एक्चुअल साइट है किसका, एसिटाकोलिन की, मगर ये मेडिकेशन जो खा रहे हैं एंटी कोलिनर्जिक ड्रग, इसी पे आकर बाइंड होगी। मतलब इसे क्या कर देगी, एक्टिविटी को ब्लॉक कर देगी। इस एक्टिविटी को ब्लॉक कर देगी तो न्यूरो ट्रांसमिशन कंट्रोल जो होगा था इन्वॉल्यूंटरी मसल का और अदर बॉडी फंक्शन का क्या हो जाएगा, अपना एक्टिविटी अपने आप बंद हो जाएगी। ठीक, तो ये सारी चीजें हो गई इनके बारे में। अब ये हो क्या रहे हैं, ध्यान से सुनिए। दूसरा पॉइंट में लिखा पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग्स आर द आल्सो टर्म द कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट बोलते हैं। मतलब पैरासिम्पैथोलाइटिक मतलब क्या होता है, बंद करना या खत्म करना या लॉस करना। ठीक है, ड्रग्स जो क्या कर देती, कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट माना जाता है, जिसे आके क्या कर देगी, जो भी कोलिनर्जिक ड्रग्स है, क्योंकि उसमें एसिटाकोलाइन ब्लॉक हो रहा है, ठीक, वहां पर आप ब्लॉक कर देगी, अपना काम मेंटेन हो जाएगा। These are drugs which occupy the acetylcholine receptor and do not allow the acetylcholine to bind the receptor। देखिए यही क्या होती है, जो मेडिसिन आती है, ये एसिटाकोलाइन एक्चुअल में यहाँ पर बाइंड होना चाहिए, मगर ये बाइंड हो जाएगा तो एसिटाकोलिन को बाइंड होने से रोक देगा। ठीक है, तो यही चीज़ क्या कहलाती है, एसिटाकोलिन के बारे में। ठीक, तो ये हो गया इनके बारे में। अब क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। आपके सामने ये प्यारा सा क्लासिफिकेशन है। तो क्लासिफिकेशन देखा जाए तो इसे फर्दर 2 में क्लासिफिकेशन किया गया। पहला
पहला एंटी म्यूस्कारेनिक एजेंट, दूसरा क्या हो जाएगा एंटी न्यूको, ठीक है, न्यूकोटोनिक एजेंट बोला जाता है, ठीक है, न्यूकोटोनिक निकोटीनिक एजेंट बोला जाता है, जो दो में कैटेगराइज किया गया। इसे फर्दर दो में डिवाइड किया गया, इसे फर्दर दो में डिवाइड किया, किसी किसी बुक में देखेंगे 3 में होता, एक नेचुरल होता है, एक सेमी सिंथेसिस होता है, एक सिंथेसिस होता, तो हमने 2 ही रखा और केवल हमने 2 एग्जाम्पल इसमें लिखा। यदि आपको याद होता तो भैया बुक से और छाप सकते हैं, उसकी टेंशन न लेना, मगर एग्जाम में कम से कम 1 या 2 एग्जाम्पल आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा। तो एंटी म्यूस्कारेनिक, देखो एंटी मुस्कारिनिक एजेंट में तुम्हारे पास नेचुरल आता है और सिंथेटिक। नेचुरल में तुम्हारे पास क्या हो जाता है एट्रोपिन आ जाता है, दूसरा क्या हो जाएगा लिखा एस यानी क्या होता है एस्कोपोलामीन आ जाता है, एस्कोपोलामीन आ जाता है, इसका एग्जाम्पल है। सिंथेटिक में देखा जाए तो आपके पोर्शन में आते हैं, सिंथेटिक में देखा जाए तो आपके 2 आते हैं, कौन कौन, इसमें पहला देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या हो गया आईपीट्रा, ठीक है, ट्रोपियम आ जाते हैं, दूसरा देखा जाए तो क्या हो गया पेरिना जेपिन आ जाते थे। इसका 2 एग्जाम्पल इसमें हो गया, 2 एग्जाम्पल इसमें हो गया। और देखी जाए तो यानी एंटी न्यूकोटोनिक में तुम्हारे पास गैंग्लियनिक ब्लॉकर आता, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर आता। अब गैंग्लियनिक ब्लॉकर में तुम्हारे पास क्या होता है हेक्सामेथिनियम आता है और क्या हो जाता है पेंटोलिनियम आता। ये 2 इसके एग्जाम्पल है जो सामने यहाँ पर रखा गया है, ठीक। उसके बाद न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर में तुम्हारे पास क्या आ जाते हैं ट्यूबुकोरारीन आ जाते हैं और क्या आ जाता है पैंक्यूरोलिनियम आते हैं, ठीक। इसके तुम्हारे पास 2 एग्जाम्पल हो गए इसके बारे में। मतलब फर्दर तुम्हें ये सभी नहीं याद रहेगा सिंथेटिक एजेंट, तो सिंपल सा तरीका 2 में कैटेगराइज किया गया एग्जाम में, एंटी म्यूस्कारेनिक और दूसरा न्यूकोटानिक। इसमें 2-3 एग्जाम्पल, इसमें 2-3 एग्जाम्पल, छाक काम खत्म कर देना, ठीक है। यदि नहीं याद रहेगा तो ठीक है, मान ली ये 2 तुम्हें याद होना चाहिए। तो ये था इनका क्लासिफिकेशन के बारे में। अब एक एक करके हमें पढ़ना पड़ेगा यहाँ से अच्छी तरह। हमारे सिलेबस में है एंटी म्यूस्कारेनिक में सबसे पहले एट्रोपिन हमें पढ़ना पड़ेगा। एट्रोपिन कैसे काम करता है, कौन से ड्रग कैसे काम करती है, उसी को हमें देखना है। तो एंटी म्यूस्कारेनिक एजेंट क्या होता है पहले इसे समझ लेते हैं। एंटी कोलिनर्जिक ड्रग दैट ब्लॉक द एक्शन ऑफ एसिटाकोलाइन ऑन ए म्यूस्कारेनिक रिसेप्टर। जो म्यूस्कारेनिक रिसेप्टर होता है ना, जो एक रिसेप्टर का नाम है, देखो ये रिसेप्टर का मान लेते हैं, इस रिसेप्टर का नाम तुम्हारे पास क्या हो जाएगा म्यूस्कारेनिक हो जाएगा। ये अब ये क्या करेगी, इसकी जो एक्टिविटी है उसी को क्या कर देगी, एक्शन जो एसिटाकोलिन कर रहा है उसी को ये ब्लॉक कर देगा। जब ब्लॉक कर देगा तो उसे एसिटा, ठीक, एंटी मतलब क्या होता है, एंटी वर्ड कहीं भी लगा रहा तो समझ लो उसके अगेंस्ट है, ठीक है। तो ये जो म्यूस्कारेनिक तुम्हारे पास क्या हो गया म्यूस्कारेनिक एजेंट है, रिसेप्टर है, उस पे एंटी मतलब इसके अगेंस्ट काम करेगा, उसी एजेंट को हम एंटी म्यूस्कारेनिक एजेंट बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर छाप दिया उसके बारे में। अब इसमें सबसे पहला एग्जांपल तुम्हारे पास क्या हो जाएगा एट्रोपिन हो जाएगा, ठीक है। तो एट्रोपिन के बारे में देख लेते हैं, ठीक। तो एट्रोपिन क्या होता है, अब याद रखना भाई, यदि आप सेकेंड ईयर के लास्ट में जब आपका फाइनल हो जाएगा तो आप 3 महीना ट्रेनिंग पे जाएंगे। तो यदि इमरजेंसी में आप रहते हैं तो एट्रोपिन का महत्व आप एकदम सटीक तरीके से समझेंगे अपने नज़दीकी से, ठीक है। जैसे मान लेते किसी को हार्ट अटैक आ जाए या किसी का सडन शॉक हो जाए तो देखते हैं क्या होगा, उसे यानी CPR देते हैं, ऐसे ऐसे करके उस पर क्या कर देते हैं छाती पर ऐसे दाबते हैं तो उसे CPR बोला जाता है, और एट्रोपिन यानी इंजेक्शन लगाते हैं। ये तुम्हारे पास देखा जाए तो एड्रीन हो गया, एट्रोपिन हो गया, ये सब तो एकदम से इमरजेंसी ड्रग्स के तौर पर इमरजेंसी में हमेशा रखी जाती है। तो एट्रोपिन इज द मोस्ट कॉमन एंटी म्यूस्कारेनिक एजेंट, यानी दैट प्रोटोकॉल, देखो प्रोटोटाइप ड्रग्स ऑफ द क्लास, इसके मतलब प्रोटोटाइप क्लास के अंतर्गत रखा जाए तो जो एंटी म्यूस्कारेनिक एजेंट के अंदर आता है। अब ये करते क्या, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द, कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं, एट्रोपा विल्डोना, मतलब एट्रोपा विल्डोना एक तरह का प्लांट होता है, उसी से ये प्राप्त किया जाता है। यहाँ पर भी दूसरा पॉइंट में लिख सकते हैं, ये इमरजेंसी ड्रग्स होती है, ठीक है। अब ये कैसे एट्रोपिन कैसे काम करता है हमारे शरीर के ऊपर, अब ध्यान से सुनिए। एट्रोपिन में देखिए पहले दे रखा तुम्हारे पास क्या हो गया, यानी CNS, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे ये ड्रग्स कैसे काम करती है, मतलब ये ड्रग्स कैसे काम करती है हमारी आंखों पे, रिस्पायरेटरी सिस्टम, सिक्रीशन और GIT पे ये कैसे काम करती है, ठीक। तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ द एट्रोपिन, अब ये होता क्या, ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होकर सुनिएगा। CNS मतलब क्या होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे माइल्ड स्टिमुलेशन करने का काम करती है, मतलब स्टिमुलेशन मतलब, और एक इनहिबिट मतलब, स्टिमुलेशन मतलब उत्तेजित चीज करना, इनहिबिट मतलब बम कर देना, थोड़ा मात्रा में क्या कर देता है उसे स्टिमुलेट कर देता है एट्रोपिन,
फिर क्या होगा, तो हमारी आई जो होती है उससे क्या होता है, मीडियाटिस हो जाती है, मतलब क्या होता है, कॉन्टिनेंट डायलेशन ऑफ प्यूपिल, प्यूपिल को क्या कर देगा, डायलीट कर देगा, ठीक है, यानी कि एक कॉन्ट्रैक्शन डायलीट होता है। और यही पूछा गया था इस टर्मोलॉजी का मतलब, एक वर्ड में आपका 2024 में जो एग्जाम था उसमें पूछा गया था मीडियासिस, यानी मीडियासिस क्या होता है, तो केवल आपको लिखना था डायलेशन ऑफ प्यूपिल इन आई, बस एक नंबर बन जाता। देखो कितना सटीक सटीक, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था जो एट्रोपिन के कारण से होता है। रिस्पायरेटरी सिस्टम पे देखा जाए तो क्या इफेक्ट पड़ता है, वो ब्रोंको डायलेशन होता है, मतलब जिनका ब्रोंकियोल रीजन होता है एल्वुलाई के जस्ट पहले, ठीक है, तो ब्रोंकियोल रीजन को क्या करता है, डायलेट मतलब थोड़ा सा चौड़ा कर देता है, जिससे आराम से प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन, सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन उन्हें मिल पाती है। तो ये ब्रोंको डायलेशन करने का काम करता है। सिक्रीशन की बात की जाए तो सिक्रीशन ऑफ स्वेट, यानी क्या होता है सिक्रीशन, यानी देखा जाए तो ये सिक्रीशन ऑफ स्वेट में काम आता है। अब ये देखें जो हमारे पास रिड्यूस करता है किसे, यानी सिक्रीशन ऑफ स्वीट सलाइवा गैस्ट्रिक एंजाइम जो होती है उसे रिड्यूज करता है, मतलब किसे रिड्यूज करता है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले स्वेट जो ग्लैंड होती है उससे स्वेट पसीना को क्या कर देगा, कम कर देगा। सलाइवेशन मतलब जो में मुंह में सलाइवा निकले, जैसे मान लेते हैं अभी किसी को ऑपरेशन करना है, ठीक है, तो बार बार उसके मुंह में पसीना आ जाएगा तो प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन तो ले नहीं पाएगा, तो ये दवा दी जाती है तो उससे क्या करे, तो मुंह में जो लार बन रहा है उसको कम कर दिया जाता है। गैस्ट्रेशन को भी क्या कर देता है, ये रिड्यूज कर देता है। अब आते हैं जीआईटी पे। जीआईटी क्या होता है, रिलैक्सेशन और डिक्रीज द पेरिस्टालसिस यानी पेरिस्टालसिस मोमेंट, ठीक है, ये करते हैं क्या, रिलैक्सेशन करते हैं या तुम्हारे पास डिक्रीज का मतलब कम कर देते हैं जो भी पेरिस्टालसिस मोमेंट है, चाहे हमारे क्या हो गया यहाँ इसोफेगस में हो, चाहे हमारे पास स्टमक में हो, चाहे इंटेस्टाइन में हो, उस मोमेंट को क्या कर देते हैं, ये कम कर देते हैं। एंटी डायरियल में वर्क करते हैं। अब देखिए एंटी डायरियल मतलब क्या होता है, जो डायरिया होता है जैसे लूज मोशन हो गया उसके अगेंस्ट भी हम क्या कर सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं, बट बहुत रेयर केस में प्रयोग किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई मार्फोलॉजिकल एक्शन के बारे में, मतलब ये कौन सी दवा किस एक्शन पे काम करेगी, किस साइड पे हमारे शरीर के, उसे मार्फोलॉजिकल एक्शन बोलते हैं। अब लिखा तुम्हारे पास इंडिकेशन, इंडिकेशन मतलब किसे आप, ठीक है, इस किसे आप दे सकते हैं, ठीक है, फॉर डायलेशन ऑफ प्यूपिल, प्यूपिल को डायलेट कराने में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। प्री एनेस्थेटिक स्टेज मतलब एनेस्थीसिया देने से पहले स्टेज पे आप किसका प्रयोग करते हैं, हाइपर सलाइवेशन मतलब किसी बंदे के पास ज़्यादा सलाइवा प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ सर्जरी, तो सर्जरी के दौरान उसे सलाइवेशन को कम करने के लिए हम क्या कर देते हैं इन हाइपर यानी सलाइवेशन में सलाइवा निकलने के लिए। टू ट्रीट डायरिया, डायरिया को ट्रीट करने के लिए हम इसी का प्रयोग करते हैं। टू ट्रीट पार्किंसन डिजीज, पार्किंसन डिजीज को ट्रीट करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो इतनी चीज़ें क्या हो जाएगी, इंडिकेशन के अंतर्गत आ जाएगी, ठीक है। अब डोज, कौन सी दवा कितनी डोज में, एट्रोपिन देखा जाए तो एट्रोपिन देखा जाए तो गिवन आईवी भी दे सकते हैं, आईएम दे सकते हैं, रूट, बट मोस्टली देखा जाए तो आईवी रूट दिया जाता है एट्रोपिन। और कि कब देना, देखो कितना देना पड़ेगा, 0.4 से लेकर 0.6 mg फॉर द लिखा प्रियो यानी ऑपरेटिव एंड प्री एनेस्थेटिक, मतलब ऑपरेशन से पहले और एनेस्थीसिया से भी पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इतने अमाउंट में उसे देना पड़ता है। और क्या कर देते हैं 0% वन सोल्यूशन में आईवी ड्रॉप, मतलब जो हमारे पास क्या होती है आई ड्रॉप होती है, आई ड्रॉप होती है, किसी किसी ड्रॉप में एट्रोपिन मिलाया जाता है और उसमें क्या कर दी जाती है, देखो 1 या 2 ड्रॉप, यानी क्या होता है जैसे आंख किसी का ऑपरेशन होने पर ना तो 1% का सोल्यूशन जो आई ड्रॉप आता है, यानी 1 से 2 ड्रॉप उसके आंख में डाल दिया जाता है, परसों यानी कोई भी ऑपरेशन से पहले 1 घंटा पहले उसे डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, एट्रोपिन अपना वर्क कर लेगा, यानी हमारी प्यूपिल को क्या कर देगा, डायलेट कर देगा, चौड़ा कर देगा, जिससे काम हो जाएगा, आराम से ऑपरेशन कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस उसमें होता है, ठीक। अब कंट्रा इंडिकेशन में देखा जाए तो कंट्रा इंडिकेशन में क्या होता है, इन्फेंट सफरिंग फ्रॉम द डाउन सिंड्रोम, कभी मान लेते कोई डाउन सिंड्रोम होता है, इन्फेंट मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें प्रयोग किया जाता है। डाउन सिंड्रोम एक तरह की बीमारी है जो क्रोमोसोमल जेनेटिक चेंजेस से होता है, ठीक है। पेशेंट विद द हाइपर यानी हाइपर सेंसिटिव ऑफ द बेलोडोना एक्लोलाई यानी एल्कोलाइड होती है, ठीक है। बेलोडोना एक ऐसी नहीं, बेलोडोना के कईयों प्रजाति होते हैं, उससे तुम्हारे पास हाइपर जो सेंसिटिव होते हैं उस पेशेंट को हम एट्रोपिन दे सकते हैं। पेशेंट हैव द इंक्रीज इंट्राऑकुलर प्रेशर, इंट्राऑकुलर प्रेशर क्या होता है, देखिए इंट्रा मतलब क्या होता है अंदर, और ऑकुलर मतलब ये आंख से रिलेटेड है वर्ड, ठीक है। तो उसको प्रेशर को क्या कर देता है, इंक्रीज कराने के लिए हम क्या कर देते हैं, एट्रोपिन का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने क्या कर दिया, टोटल और टोटल में क्या कर दिया, इसे इंडिंग कर दी, ठीक है। ये पूरे पोर्शन में क्या कर दिया, हमने इंडिंग कर दिया किसके